जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये केमिस्ट्री 10th के सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अम्ल क्षारक के रासायनिक अम्ल और क्षारक के डिफिनेशन और सूचक किसे बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। तो आइए इसमें पहली हेडिंग देखते हैं। पहली हेडिंग क्या है इसमें? तो दोस्तों पहली हेडिंग इसमें धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया। तो धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया होने पे क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो इसमें देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे जब अम्ल और धातु इन दोनों की अपक्रिया होती है तो हमको लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पे जब अम्ल और धातु की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो हमको लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। आइए समीकरण में देखेंगे। यहाँ HCl कोई भी अम्ल ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn जिंक लिया है। इन दोनों की जब अपक्रिया कराई जाएगी प्यारे बच्चों तो यहाँ पे ZnCl2 ये हो गया हमारा लवण और यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस हमको मिल रही है। उसके बाद में दूसरा देखेंगे क्षारक के साथ अपक्रिया। धातु की क्षारक के साथ अपक्रिया कराने पे प्यारे बच्चों क्या मिलता है हमको? तो यहाँ पे अगर क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं दोस्तों तो यहाँ भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। यहाँ पर भी हमको लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। उदाहरण देख लेंगे। यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अगर धातु की अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने वाले हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम लोग। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं ये पहले देखते हैं। दोस्तों जब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे होती है? एक परख नली में हाइड्रोजन गैस और कोई धातु ले लेते हैं और उसको मतलब उसकी जब अपक्रिया कराई जाती है तो उसमें एक पाइप डाल दिया जाता है जो साबुन के पानी तक आती है। वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके पास अगर जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती वगैरह लाते हैं तो फट फट की आवाज करते हुए जलती है। यही हम फिगर में समझेंगे। यहाँ पे हमने एक परख नली ले लिया, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक इन दोनों की अपक्रिया कराई तो परख नली से एक पाइप लगा दिया जो जाती है साबुन के पानी तक। साबुन के पानी से हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है और वहीं पर हम एक मतलब मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं तो फट फट की आवाज करते हुए जलती है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट, जिसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इन दोनों के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो पहले तो हम देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो जब दोस्तों अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हमको प्राप्त होता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ये तीनों हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण में एग्जांपल में देख लें, HCl यहाँ पे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु कार्बोनेट के रूप में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया। इन दोनों की अपक्रिया कराई जाती है दोस्तों तो हमको NaCl ये हो गया नमक जो लवण है हमारा। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। उसके बाद में देखेंगे अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। दोस्तों जब अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया होती है तो यहाँ पे हम अपक्रिया कराते हैं तो हमको यहाँ भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। उदाहरण में देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCO3 इन दोनों की अपक्रिया कराई जाती है दोस्तों तो हमको NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ भी प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे क्षारक की धातु कार्बोनेट और सोडियम धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया होती है या नहीं होती, आइए देखते हैं। बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने पर क्या देता है तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट इन दोनों में से किसी के साथ भी कोई अपक्रिया नहीं करता। तो आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयोग कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को
चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। हमको प्रयोग करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये दूधिया क्यों हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है, ये हमको देखना है इसमें। यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम ये अलग है, और यहाँ पे इन दोनों की अभिक्रियाएं जब होती हैं, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया हो जाता है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ से एक O ले लेगा, यहाँ पे 2 O है 2 H है, यहाँ से एक O ले लेगा, कैल्शियम और CO3 हो जाएगा, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा ये। और यहाँ पे एक O बचा है 2 H बचा है, ये यहाँ पे अलग आ जाएगा H2O जल के रूप में। दोस्तों चूने का पानी जो हमारा दूधिया होता है वो हमारा इसी की वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगली तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं उदासीनीकरण होता क्या है। तो उदासीनीकरण में हम देखेंगे दोस्तों, तो उदासीनीकरण की डिफिनेशन पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों जब अम्ल व क्षारक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं दोस्तों, इसे ही हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे उदाहरण में अम्ल और क्षारक, इन दोनों का मतलब अपक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और अलग से लवण तथा जल इन दोनों का निर्माण करते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे HCl ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया क्लोरीन, इन दोनों का मतलब ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na ये सोडियम अलग है, ये OH हाइड्रोक्साइड ये अलग है, इन दोनों की अपक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम अपक्रिया कराएंगे दोस्तों, ये H जो हम देख रहे हैं ये इसके पीछे वाले पार्ट के साथ चला जाएगा। पहले तो हम लवण बनाएंगे आगे। ये सोडियम जो है ये धातु है और ये क्लोरीन, ये सोडियम की संयोजकता होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1, ये इसके साथ चला आएगा, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ आएगा। ये सोडियम Na और Cl इसकी संयोजकता होती है +1, इसकी -1 होती है। तो दोनों की संयोजकता बराबर होती है तो किसी पे कोई संयोजकता नहीं लगेगी। उसके बाद में प्लस में देखेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ OH बचा है, HOH ये H इसका आगे वाला इसका पीछे वाला HOH, ये दोनों अलग हो जाएंगे दोस्तों। ये होता है हमारा जल को HOH भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो HOH लिख दो चाहे तो H2O लिख सकते हो दोस्तों। ये हो गया हमारा उदासीनीकरण। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अगला सेशन लेके आते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए और जो पीछे पढ़ाया गया है वो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।